हेल्थ पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे राजस्थान के जाने माने हड्डी एवं जोड़ रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उस्मान खान सर से। कई बार एक शब्द आता है ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया, और उम्र याफ्ता बीमारों में ज़्यादातर ये सुनने को मिलता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गई। इनके बारे में थोड़ी जानकारी। सर, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपीनिया एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस ये तीनों अलग अलग टर्म हैं। ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस एक ही डिजीज की दो सीवियरिटी लेवल हैं। जैसे इन दोनों ही जो होते हैं ये बोन की वीकनेस को, बोन में कैल्शियम की कमी को दर्शाते हैं। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है वो जोड़ों के घिसाव को कहते हैं, जिसमें कि एज के साथ में जोड़ घिसते हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों ही अलग अलग डिफरेंट थिंग है। विथ एजिंग पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है। जैसा कि आपने बताया, ऑस्टियोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस को हम लोग डिफाइन करने के लिए एक टेस्ट होता है जिसको हम डेक्सा स्कैन कहते हैं। उस डेक्सा स्कैन से हम लोग यूजुअली पता करते हैं कि पेशेंट को ऑस्टियोपीनिया है, ऑस्टियोपोरोसिस है या सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है। डेक्सा स्कैन में एक टी स्कोर करके एक स्कोर आता है, उसका लेवल कितना है उस पर डिपेंड करता है। यूजुअली जो होता है वो -1 तक जो होता है उसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। -1 से -2.5 के बीच में अगर किसी का टी स्कोर आता है उसको हम लोग ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं। और -2.5 से और नेगेटिव की तरफ अगर चलता है, किसी का -3 है, -3.5 है, -4 है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि इसको ऑस्टियोपोरोसिस है। -4 से भी अगर नीचे जाता है हम लोग कहते हैं कि इसको सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी कि इसकी बोन्स बहुत वीक हो गई है, बहुत फ्रेजाइल है, और जिसकी टी स्कोर -3.5 -4 होता है उसकी बोन्स के फ्रैक्चर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है। यानी कि वो कहीं हल्का सा भी स्लिप होगा और हाथ पे अगर पैर पे लोड आएगा तो फ्रैक्चर होने की संभावनाएं होती है। और इस चीज को हम लोग सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, जो कि 60-70 प्लस वाले पेशेंटों में होती है। और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो पेशेंट्स होते हैं 70 प्लस वाले पेशेंट, घर पे हल्का सा स्लिप होते हैं और उनके कूल्हे में फ्रैक्चर हो जाता है। और ये चीज यूजुअली यंग पेशेंट्स में नहीं होती कि गिरने के बाद, हल्का सा गिरने के बाद, बिकॉज ऑफ दिस सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि इनमें होता है कि बोन बिल्कुल फ्रेजाइल होती है, हल्का सा लोड आते ही वो क्रेक हो जाती है। एंड ये जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है यूजुअली फीमेल्स में ज्यादा होता है कंपेयर टू मेल्स। और फीमेल्स में यूजुअली जब भी फीमेल्स का 45-50 के एज के आसपास जब मेंस्ट्रुएशन जो होता है, मेंस्ट्रुएशन बंद होता है और कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं फीमेल में, उसकी वजह से भी जो होता है ये ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिसको हम लोग पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। तो फीमेल में ऑस्टियोपोरोसिस के एज तो एक कारण रहता ही है, पर साथ में उसका जो ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं आफ्टर मेनोपॉज 45-50 के एज के बाद में, तो ये दोनों ही कारण की वजह से फीमेल में जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है विथ एजिंग वो ज्यादा होता है कंपेयर टू मेल। एंड जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो अलग चीज है। वो चीज जो होती है वो घुटने के घिसाव को हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, कि बॉडी का, शरीर का कोई भी जॉइंट जब एज के साथ साथ में उसकी कार्टिलेज घिसना स्टार्ट होती है और जब उसका जो जॉइंट स्पेस होता है वो कम होना चालू होता है, उसका ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस जो मोस्ट कॉमन होता है वो यूजुअली नी जॉइंट्स में होता है विथ एजिंग। और जब ऑस्टियोआर्थराइटिस सीवियर हो जाता है और जब जॉइंट पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट फिर जो हम आजकल नी रिप्लेसमेंट करते हैं, टोटल नी रिप्लेसमेंट, तो उसके द्वारा उस ऑस्टियोआर्थराइटिस नी को हम लोग ठीक किया जाता है। ऐसे ही अगर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप में होता है तो हम लोग हिप के लिए भी टोटल हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। ये जो रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है ये एडवांस ऑस्टियोआर्थराइटिस में की जाती है। जब इनिशियल ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो जिसको हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 तक ये ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, उस कंडीशन में हम लोग पेशेंट्स को कुछ एक्सरसाइज, कुछ प्रिकॉशन, सावधानी बताते हैं, कुछ एक्सरसाइज बताते हैं और कुछ मेडिसिन दी जाती है जिससे कि उसको रिलीफ हो सके। और जब स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, इसको हम सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, जबकि जॉइंट का पूरा कार्टिलेज खत्म हो जाता है और बोन टू बोन टच होने लग जाती है और इन सब चीजों से पेशेंट को पेन में आराम नहीं आता है। उस कंडीशन में फिर हम लोग रिप्लेसमेंट सर्जरी की उसको एडवाइस देते हैं और रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद में पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आपने ये रिप्लेसमेंट सर्जरी एक शब्द इंट्रोड्यूस किया है, आम आदमी के लिए इसके क्या माने हैं? और आजकल एक नी रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट के साथ रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट काफी तेजी से एक शब्द उभर करके आ रहा है, इस बारे में हमारे सुधी दर्शकों को थोड़ी सी जानकारी दें। देखिए सर, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी जैसा कि मैंने अभी बताया यूजुअली जो होती है वो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी कि स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है, उस पेशेंटों में हम लोग एडवाइस करते हैं। और उनमें भी यूजुअली उन पेशेंट्स में जिनमें स्टेज 4 होने के बाद में पेशेंट को सीवियर पेन है, पेशेंट चलने फिरने में पूर्णतः असमर्थ है। कभी कभी ये भी देखा जाता है कि
जो गांव के पेशेंट्स होते हैं उनमें एक्सरे वाइज हमको लगता है कि स्टेज 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, बट पेशेंट आके बोलता है कि सर मुझे तो बहुत थोड़ा सा पेन है और मैं रोजाना 3-4-5 किलोमीटर चलता हूँ और मुझे केवल पेन रिलीफ के लिए डेली या रोजाना मुझे किसी पेन किलर की जरूरत भी नहीं पड़ती है। तो उस कंडीशन में भी हम लोग जो है वो नी रिप्लेसमेंट एडवाइज नहीं करते हैं। नी रिप्लेसमेंट जुडिशियसली ही एडवाइस किया जाता है, क्योंकि नी रिप्लेसमेंट के अपने साइड इफेक्ट्स और अपने कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। या कोई भी सर्जरी हम लोग करते हैं तो कोई भी सर्जरी बिना कॉम्प्लिकेशंस या बिना साइड इफेक्ट के नहीं होती है। ऐसा संभव नहीं है कि कोई सर्जन 100 सर्जरी या 1000 सर्जरी करे और सारे के सारे पेशेंट्स बिल्कुल अच्छे हो जाएं और किसी में कोई दिक्कत नहीं हो। तो सर्जरी एडवाइस तभी की जाती है जब पेशेंट चलने फिरने में पूर्णतः असमर्थ हो, कि वो उसको डेली जो उसके नित्य कर्म होते हैं उसमें करने में दिक्कत हो रही हो, उसके सोशल एक्टिविटीज या बाहर कहीं जाने करने से पहले उसको 10 बार सोचना पड़ता हो कि यार मैं घर से निकलूंगा तो चलूंगा कैसे। तो उस कंडीशन में हम लोग नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। नी रिप्लेसमेंट के सर्जरी के बाद में यूजुअली जो पेशेंट्स होते हैं वो पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। मैक्सिमम पेशेंट्स को आराम आ जाता है और नेक्स्ट 20 to 25 ईयर्स के लिए पेशेंट्स अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं। नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज जैसा कि हम लोग ऑर्थोपेडिक सर्जन लास्ट 30 to 35 ईयर्स से कर रहे हैं, बट पिछले 4 to 5 ईयर्स से यूजुअली इसमें रोबोटिक नी सर्जरी का प्रचलन बढ़ा है। रोबोटिक नी सर्जरी से यूजुअली जो हम लोग बोन सर्जरी के ड्यूरेशन जो कट लेते हैं, जो बोन कटिंग करते हैं, तो वो यूजुअली रोबोटिक यानी कि कंप्यूटराइज करके उसके द्वारा की जाती है। तो उसमें थोड़ी सी रोबोटिक सर्जरी के अंदर एक्यूरेसी हैंड सर्जरी के बजाय थोड़ी सी ज्यादा होती है। बट ऐसा नहीं है कि जो सर्जरीज बिना रोबोट के हो रही है वो अच्छी नहीं होती है, क्योंकि हम लोग पिछले 25 साल 30 साल से हम लोग सर्जरीज कर रहे हैं और वो बिना रोबोट के ही कर रहे हैं, और जितनी सर्जरीज की है उनमें से मैक्सिमम पेशेंट अभी तक अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब बिना रोबोट के भी जो सर्जरी होती है वो सर्जरी अच्छी होती है, तभी पेशेंट पिछले 15 साल 20 साल पहले जो सर्जरी की हुई है वो पेशेंट सब अच्छे से चल रहे हैं। बट डेफिनेटली रोबोट के थ्रू सर्जरी की जाती है, उसमें जो हम लोग बोन कट लेते हैं उसमें एक्यूरेसी थोड़ी सी ज्यादा होती है कंपेरेटिवली हैंड सर्जरी की। जो हम लोग हैंड से कट लेते हैं उसके कंपेयर में जो रोबोट जो कट लेता है उसमें एक्यूरेसी डेफिनेटली ज्यादा होती है। जो पेशेंट्स की बोन्स वीक होती है उनको रोकने के लिए आप एक आम बीमार को क्या राय देंगे कि वो किस तरह का न्यूट्रिशन ले, किस तरह की एक्सरसाइज करें? देखें, यूजुअली जो ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो एक एज के साथ साथ में आता ही है। इसके लिए बोन की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी चीज जो होती है वो होता है पेशेंट का वॉक करना एंड साइकिलिंग भी हम लोग एडवाइस करते हैं कि विथ एज जैसे जैसे एज बढ़ती है या किसी भी एज में भी पेशेंट को एटलीस्ट कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट की वॉक डेली करनी ही चाहिए, जिससे कि उसकी बोन एज वेल एज मसल दोनों स्ट्रेंथन रहे और बोन ऑस्टियोपोरोसिस या बोन वीकनेस या बोन की स्ट्रेंथ उसकी बनी रहे। उसके साथ में विथ एज के साथ में उसको अपने डाइट पे अच्छे से ध्यान देना चाहिए। कैल्शियम रिच फूड जो भी होते हैं, मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट हो गए, कैल्शियम रिच फूड हो गए, वो सारे के सारे चीजें उसको लेनी चाहिए। और ये सब कुछ लेने के बाद भी यूजुअली ऑस्टियोपोरोसिस होता है तो उसके लिए टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करवाएं। और उसमें अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस आता है तो ऑस्टियोपोरोसिस का पूरा ट्रीटमेंट होता है, स्टेज वाइज ट्रीटमेंट होता है कि अगर आपका टी स्कोर -1 से -2.5 के बीच है तो आपको क्या लेना है, -2.5 है तो क्या लेना है, या सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है तो क्या लेना है। उन सब स्टेजेस के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो वो ट्रीटमेंट अगर आप टाइमली लेंगे तो आपकी बोन जो है वो स्ट्रेंथ रहेगी और ऑस्टियोपोरोसिस को प्रॉपर्ली ट्रीट किया जा सकता है और इससे बचाव भी किया जा सकता है एक्सरसाइज एंड अच्छे फूड के थ्रू। जो सीनियर सिटीजन्स या महिलाएं अक्सर घरों में बाथरूम में गीले सरफेस के ऊपर गिर जाते हैं, उन्हें अपने आप को संभालने के लिए या इन एक्सीडेंट से वो बचें, आप क्या सजेस्ट करते हैं? सर, ओल्ड एज के अंदर यूजुअली जो पेशेंट्स की जो हिस्ट्री होती है वो मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि वो वॉशरूम में या बाथरूम में जब नहाने के लिए जाते हैं और वहाँ स्लिप होकर गिर जाते हैं, तो उनको यूजुअली हम लोग यही सलाह देते हैं कि वॉशरूम में उनका वेट एरिया और ड्राई एरिया अगर पॉसिबल हो सकता है अलग अलग करना, यानी कि नहाने की जगह और कपड़े पहनने की जगह जो होती है वो अलग अलग रखा जाए। नहाते वक्त जमीन पे या तो नीचे बैठ के नहाए या कुर्सी रखें और कुर्सी के ऊपर बैठ के उनको नहाना चाहिए। पूरी बॉडी को ड्राई करने के बाद में आए और कोशिश जहां तक हो सके कोशिश करें कि जो अपने कपड़े पहनने का जो होता है वो बाहर रूम में कमरे में आके पहने, या अगर वॉशरूम में भी पहन रहे हैं तो कोई स्टूल या कुर्सी रख के और बैठ के पहने, खड़े खड़े नहीं पहने। और चलते वक्त ध्यान तो रखना ही होता है कि अगर गीला है तो वहां चलते वक्त आप थोड़ा संभल के चलें। अगर आपको चलने में दिक्कत है तो कुछ सपोर्ट वगैरह साथ में रखें। आपने सर
अस्थि रोग की बीमारियों के बारे में, ऑपरेशंस के बारे में, एक्सीडेंट्स के बारे में, फिजियोथेरेपी के बारे में बहुत सरल शब्दों में बहुत अच्छी सी बातें हमारे दर्शकों को शेयर की है। सर, इन सारे चीज़ों को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे इन सभी दर्शकों को वो क्या करें, क्या ध्यान रखें ताकि इन चीज़ों से वो ज़्यादा से ज़्यादा बच सकें? देखिए, जहाँ तक ट्रॉमा का सवाल है या एक्सीडेंट का सवाल है तो उससे तो बचना संभव नहीं है, क्योंकि नाम ही उस चीज़ का एक्सीडेंट है। तो वो एक्सीडेंट तो कोई जानबूझ के नहीं होता किसी का, तो एक्सीडेंट से बचना तो संभव नहीं है। बट हाँ, जैसे कि अगर आपको रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है तो रोड पर चलने के लिए जो ट्रैफिक रूल्स वगैरह होते हैं उनका पालन करें। अगर आप टू व्हीलर पे चल रहे हैं तो हेलमेट का यूज़ करें, फोर व्हीलर यूज़ कर रहे हैं तो अपना सीट बेल्ट लगा के रखें और ट्रैफिक रूल्स का पालन करें। घर में फिसलने के लिए जैसे मैंने बताया था कि ओल्ड एज वाले होते हैं, उनको ध्यान रखना होता है। स्पोर्ट्स इंजरी जो होती है वो स्पोर्ट्स के टाइम पे होती है, तो उससे बचाव पॉसिबल नहीं है। अगर आप किसी तरह का स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो यू आर प्रोन टू इंजरी। अगर आप स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो इंजरी होने की पॉसिबिलिटीज रहती है, तो उसमें इंजरी होती है। पर जब भी किसी तरह की इंजरी हो तो आप सही समय पे और सही वक्त पे ऑर्थोपेडिक कंसल्टेशन लें ताकि आपका सही तरीके से इलाज किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप सभी से निवेदन है कि पेज को फॉलो करें, कमेंट करें और लाइक करें ताकि हम विशेषज्ञ चिकित्सकों से बात करके आपके लिए और भी उपयोगी जानकारियाँ ला सकें। धन्यवाद।